हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम BHIC 110 जो भारत का इतिहास 1757 से 1857 के बीच का इतिहास है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में टिप्पणी लिखने वाले में आ जाते हैं। देखिए, टिप्पणी लिखिए, ये सारे टर्म दे दिया जाएगा, ये वर्ड या टर्म दे दिया जाएगा। इस पर आपको टिप्पणी लिखना है कम से कम 100 शब्दों में, और ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। पहला देखिए, ये 5 क्वेश्चन आपको टिप्पणी लिखने वाला इस वीडियो में बताएंगे। क्या क्या है? संथाल विद्रोह है, महलवारी बंदोबस्त है, प्राच्य विध है, ब्रिटिश शासन में अधीन अकाल है, और 5वां है मैसूर में औपनिवेशिक विस्तार किस तरह से हुआ वो। ये 5 टिप्पणी लिखने वाला क्वेश्चन इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इससे पहले भी हम BHIC 110 का काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपका तैयारी अच्छा नहीं चल रहा है तो आप वो वीडियो देख के तैयारी अपना अच्छा कर सकते हैं। BHIC 110 का आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह से आप क्या समझते हैं? संथाल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था और क्यों हुआ था? ये इतना तो इस क्वेश्चन में आपको जानकारी देना होता है, कम से कम 100 शब्दों में लिखना पड़ेगा। तो देखिए, संथाल जो था ये पूर्णिया, बीरभूम, बंकारू, भागलपुर इत्यादि जिलों के रहने वाले थे। इस क्षेत्र को संथाल परगना के नाम से जाना जाता था। जब इस क्षेत्र में संथालों ने जमीन साफ करके खेती करनी शुरू की, तब या अब आसपास के राजाओं ने उनकी इस जमीन को जमींदारों तथा महाजनों को सौंप दिया। संथाल लोग जो थे ये इन क्षेत्रों में रहते थे। इन क्षेत्रों को संथाल परगना भी कहते थे। इन क्षेत्रों के लोग, जो संथाल लोग थे, वह जंगलों को साफ करके खेती करने योग्य भूमि बना दिया था। अब भूमि बनाने के बाद राजा क्या इस पे टैक्स लगा दिया या जमींदारों को देखने के लिए कहा गया। ठीक है, देखिए, जमींदारों तथा महाजनों को सौंप दिया। जमींदारों, महाजनों तथा सरकार सभी ने मिलकर इनका शोषण करना आरंभ कर दिया तथा इनकी जिंदगी में भी खलल डालना शुरू कर दिया। उनसे उनकी जमीन छीन ली गई थी और उन पर अधिक कर लगाए गए थे। कर न देने की स्थिति में उनके साथ मारपीट की जाती थी। उनके मतलब कर नहीं देता था संथाल लोग, तो उनके साथ मारपीट किया करते थे। अंत में इस शोषण से तंग आकर संथालों ने बगावत कर दी, जिसे संथाल विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो ये देख लिए संथाल विद्रोह। अब आइए देखते हैं महलवारी बंदोबस्त क्या था। देखिए, महलवारी बंदोबस्त, महलवारी व्यवस्था अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवारी व्यवस्था के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में लागू किया गया। देखिए, आपको महलवारी व्यवस्था बता रहे हैं। इससे हम पहले भी वीडियो बना के बताए हुए थे। अस्थाई बंदोबस्त किस तरह से सरकार लाई थी और उसके बाद रैयतवारी व्यवस्था किस तरह से लाई थी। आप ये वीडियो नहीं देखे, क्योंकि ये अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवारी व्यवस्था जो काफ़ी लंबा है, हो सकता है 20 नंबर में पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में। तो हम ये पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखिए, महलवारी व्यवस्था जो थी अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवारी व्यवस्था के बाद आया था। कौन लाया था? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। किन क्षेत्रों में था? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में लागू किया गया। इस व्यवस्था में भूमि राजस्व बंदोबस्त कंपनी ने एक एक गांव को महल मान कर गांव के मुखिया का साथ दिया। देखिए, गांव को जो है महल कहा जाता था। ठीक है, इसलिए इसे महलवारी व्यवस्था भी कहते थे। यह भू राजस्व भारत के 30% भूभाग पर लागू किया गया। गांव के मुखिया को लंबदार कहा जाता था, जिसका कार्य गांव से लगान। आइए आगे देखते हैं।
ठीक है। गांव से लगान वसूल कर कंपनी को देना था। गांव को महाल कहे जाने के कारण इस व्यवस्था का नाम महलवारी व्यवस्था पड़ा। इस व्यवस्था की अवधारणा सर्वप्रथम होल्ड मैकेंजी ने 1819 ईस्वी में दी। इस प्रकार की बढ़ोतरी का विरोध अधिकतर बड़े जमींदारों और राजाओं द्वारा किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जो गांव के लोग थे उनका जो मुखिया होता था उसको लंबदार कहते थे। लंबदार जो है उन्हीं को दे दिया जाता था कि आप टैक्स वसूल के कंपनी को दीजिए। इससे होता था कि जो जमींदार लोग थे और राजा लोग बीच से खत्म हो गया था, तो इनका विरोध जो है जमींदार और राजा लोग करते थे महलवारी व्यवस्था का। ये जमींदारों और राजा पहले ही अपनी स्वतंत्रता लगभग खो चुके थे, अतः नए प्रशासन ने उनकी ज़मीनें छीन ली। तो इसलिए महलवारी व्यवस्था जो है ये किसानों के लिए थोड़ा बहुत ठीक था। गांव के जो मुखिया थे उनको काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व या शक्ति प्रदान कर दिया था। ठीक, आइए जानते हैं प्राच्यविद। प्राच्यविद से आप क्या समझते हैं? देखिए, प्राच्यविद वे ब्रिटिश प्रशासक थे जिनका यह मत था कि भारत को ठीक से संचालित करने के लिए भारत और उसके अतीत का संपूर्ण ज्ञान आवश्यक है। मतलब भारत पे यदि शासन करना है तो भारत के संस्कृति का ज्ञान होना अति आवश्यक है, जो आने वाला जो वायसराय या जनरल होगा उनको। वारेन हेस्टिंग जैसे प्राच्यविद शिक्षण संस्थान की स्थापना करना चाहते थे जो पहले भारत के स्वर्णिम अतीत का ज्ञान प्राप्त करें और फिर इसे उन लोगों तक पहुंचाए जाए जो भारत का प्रशासन कर सकते थे। वह भारत में अंग्रेजी कानून और अंग्रेजी तरीके पेश करने के पक्ष में नहीं थे। वो भारत का ही जो जिस टाइप का संस्कृति था उसी टाइप का संस्कृति को पहचानना और जानना चाहता था, जो कि आने वाला जो वायसराय होगा उनको सहूलियत हो। देखिए आगे, एक अन्य ओरिएंटलिस्ट विलियम जोन्स, एक अंग्रेजी न्यायविद ने 1784 में एक एशियाई समाज मतलब एशियाई सोसाइटी समाज का स्थापना किया था। ठीक है, याद रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी समाज का स्थापना किया था कि स्थापना में मदद की। यह समाज अपने सामाजिक, धार्मिक, भाषाई और राजनीतिक पहलुओं के करीब से भारत का अध्ययन करने में लगा हुआ था। व्याकरण, पुराणों और आइए आगे देखते हैं। देखिए, पुराणों कालिदास के लेखन के फारसी और संस्कृत कार्यों से अनुवाद करके एशियाई समाज ने एक प्रमुख योगदान दिया। दूसरे एशियाटिक सोसाइटी के सदस्यों ने भारतीय समाज और धर्म पर बड़ी संख्या में शोध और लेख प्रकाशित किए। यह प्राच्यवादी दृष्टि के कारण है कि भारतीय निवासी जो विभिन्न विनम्र भारतीय शासकों के दरबार में तैनात थे, उन्होंने फारसी के ज्ञान और उपयोग दोनों को दरबार की सांस्कृतिक जीवन शैली के साथ जोड़ा। तो देख लिए ये प्राच्यविद। अब आते देखते हैं ब्रिटिश शासन में अधीन अकाल जो पड़ा था ब्रिटिश के शासन में, उनके बारे में जानते हैं। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। देखिए, बंगाल का 1770 का अकाल इस समय के सभी अकालों में सबसे भयंकर था। इस अकाल में लगभग 1 करोड़ लोग अर्थात बंगाल की जनसंख्या के 1/3 लोग मारे गए। 18वीं तथा 19वीं सदी में आए दिन अंग्रेजों एवं क्षेत्रीय राज्यों के मध्य युद्ध होते रहते थे और इन युद्धों के कारण जो भयंकर तबाही होती थी वह अकाल का कारण बन जाता था। जो युद्ध होता था क्षेत्र और अंग्रेजों के बीच में, वहाँ पे जो हानि होती थी वह जनता पे डायरेक्ट आ जाता था, जिससे अकाल का भयावह स्थिति पैदा हो जाती थी। देश के जिन भागों में अंग्रेजों प्रशासन समय समय पर भू राजस्व की मात्रा में वृद्धि करता रहता था, अंग्रेज अधिकारी अपने पूर्ववर्तियों की उपेक्षा अधिक कठोरता से राजस्व की वसूली करते थे।
उन्होंने खराब मौसम या, आइए आगे देखते हैं। देखिए, खराब मौसम या फसल के नष्ट होने की हालात में भी किसानों को छूट देने से इनकार किया। मौसमी वर्षा न होने के साथ साथ राजस्व नीति की कठोरता भी 1770 के बंगाल अकाल का बड़ा कारण थी। तो देख लिए ब्रिटिश शासन के अधीन अकाल। अब जानते हैं मैसूर के औपनिवेशिक विस्तार किस तरह से हुआ। देखिए, मैसूर जो है अभी के टाइम में कर्नाटक के आसपास का क्षेत्र मान सकते हैं आप, ठीक है। मैसूर में औपनिवेशिक विस्तार। मैसूर राज्य दक्षिणी भारत में एक क्षेत्र था। पारंपरिक रूप से माना जाता है कि इसकी स्थापना 1399 में आधुनिक शहर मैसूर के आसपास हुई थी। 1799 से 1950 तक यह एक रियासत थी। 1947 तक ब्रिटिश भारत के साथ एक सहायक गठबंधन में अंग्रेजों ने 1831 में रियासत पर सीधा नियंत्रण कर लिया। यह तब मैसूर राज्य बन गया। बाद में इसका नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया, ठीक है। तो बाद में मैसूर नाम बदल के कर्नाटक कर दिया गया। इसके शासक के रूप में 1956 तक राज प्रमुख के रूप में शेष रहा, जब वह सुधार राज्य के पहले राज्यपाल बने। देखिए, राज्य जिसे हिंदू वाडियार परिवार द्वारा अधिकांश भाग के लिए स्थापित और शासित किया गया था, शुरू में विजयनगर साम्राज्य के एक जागीरदार राज्य के रूप में कार्य करता था। 17वीं शताब्दी में अपने क्षेत्र का लगातार विस्तार देखा गया और नरस राजा वाडेयार प्रथम और चिक्का देवराज वाडेयर के शासन के दौरान राज्य ने दक्षिणी कर्नाटक में एक शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए अब दक्षिणी कर्नाटक और, आइए आगे देखते हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्से के बड़े विस्तार पर कब्जा कर लिया। एक संक्षिप्त मुस्लिम शासन के दौरान राज्य प्रशासन की सल्तनत शैली में हस्तांतरित हो गया था, ठीक है। तो देख लिए मैसूर राज्य का। तो देख लिए 5 टिप्पणी लिखने वाला प्रश्न इस वीडियो में। कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, काफ़ी कि ये सारे टिप्पणी लिखने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होते हुए आपको हम बताएं। तो कैसा लगा वीडियो। देखिए, वीडियो देखने का उद्देश्य यही है कि आपको यदि आ जाइए तो आपको एक वर्ड बना रहे कि इसमें लिखना क्या है। लिख तो आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं, मगर एक सही वर्ड आपको मिले तब ना। तो सही वर्ड आप प्राप्त कर सकते हैं वीडियो देख के, और इसको एक तरह से आप लिख सकते हैं। क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो हो सकता है कि आने वाले वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन आप लोग को बताएं। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर दें। आप मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।